डोमेन कंट्रोलर है हमारे पास, जिसमें आप पहले से काम करते आ रहे हैं, और उसके साथ रीजनल इंस्टेंस मैंने आपको सर्वर टू सर्वर टाइप का इंस्टॉल करने को कहा था, वो हमारा आज सर्वर होगा। तो आज के जो सेशन है लैब का, इसका पर्पस ये है कि हमने जब जितनी भी लैब्स की सर्वर के ऊपर, तो उसमें हमने सर्वर की सिक्योरिटी को सेंट्रलाइज कर दिया था। वर्क ग्रुप का एनवायरनमेंट होता है जिसमें तमाम कंप्यूटर्स के पास इंक्लूडिंग सर्वर इक्वल राइट्स होते हैं। कोई भी कंप्यूटर, या तो चाहे कंप्यूटर से क्या मुराद है, सर्वर भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है। कोई भी कंप्यूटर एट अ टाइम या तो वर्क ग्रुप का मेंबर हो सकता है या फिर डोमेन का मेंबर हो सकता है। वर्क ग्रुप का मेंबर होने का मीनिंग है जो जो कंप्यूटर वर्क ग्रुप का मेंबर होंगे उन तमाम कंप्यूटर्स के पास इक्वल राइट्स होंगे, जो मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। क्योंकि आपने देखा कि सर्वर भी आपका वर्क ग्रुप पे आ सकते हैं, डोमेन पे आ सकते हैं। तो सेकंड हमने ऑप्शन देखी थी कि सर्वर को ज्यादा राइट्स हम किस तरह दे सकते हैं, और क्लाइंट्स को सर्वर के अंडर ऑपरेट किस तरह कर सकते हैं। तो इस केस में हमने सर्वर की सिक्योरिटी को सेंट्रलाइज कर दिया था जैसी प्रोमो के थ्रू। तो सर्वर की सिक्योरिटी आपकी सेंट्रलाइज हो गई। सर्वर के ऊपर जो सिक्योरिटी पॉलिसीज, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करते थे, वो क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई होती थी। सिक्योरिटी सेंट्रलाइज करने का मीनिंग ये था। सर्वर के ऊपर सिक्योरिटी क्या कहलाती है, इसके थ्रू आप अचीव करते हैं जीपीओ के जरिए ग्रुप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। लाजमी नहीं है कि आपके हर काम के लिए डोमेन का होना लाजमी है, ठीक है। हमारा सिनेरियो इस तरह बन गया था कि हमने सिक्योरिटी को सेंट्रलाइज किया, फिर उसके बाद टॉपिक थे हमारे, तो हम उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करते गए। अब जिस तरह आपने, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप सर्वर की सिक्योरिटी को सेंट्रलाइज नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप डीएचसीपी सर्वर का डोमेन से कोई कंसर्न नहीं है। तो सर्वर पे जाकर सिंपल डीएचसीपी का रोल इंस्टॉल करें, उसकी सारी सेटिंग कर दें, तो वो क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस देना शुरू कर देगा। लेकिन अब लास्ट एफटीपी सर्वर आपने सेटअप करना है, तो सिंपल एफटीपी सर्वर का रोल इंस्टॉल करें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, वो उस क्लाइंट को जो डाउनलोड फैसिलिटी है वो देना शुरू कर देगा। लेकिन लास्ट टाइम हमने डब्ल्यूडीएस सर्वर किया था, तो उसको जब हमने इंस्टॉल किया था तो उसकी इंस्टॉलेशन से पहले उसकी रिक्वायरमेंट थी सारी कि आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होनी चाहिए, आपके पास डीएनएस सर्वर होना चाहिए, आपके पास डीएचसीपी सर्वर पहले से काम कर रहा हो, तो आपके पास एनटीएफएस फाइल सिस्टम होना चाहिए जिस पे इमेजेस स्टोर होंगे। देन फिर आप जाके डब्ल्यूडीएस सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बताने का मकसद है कि इस तरह हम डिफरेंट सेक्शंस को स्टडी करते हैं, तो लाजमी नहीं होता कि कोई सेक्शन ऐसा है जिसके लिए डोमेन का होना मस्ट हो। जहां पे लाजमी था वहां पे मैंने उसकी प्री रिक्विजिट में लिख दिया था, तो उसके अलावा आप स्टैंड अलोन विदाउट डोमेन भी काम कर सकते हैं। सेकंड चीज आप देखिए, आपने डोमेन इंस्टॉल कर दी, सिक्योरिटी सेंट्रलाइज कर दी, उसके बाद आप उसको अनइंस्टॉल करते हैं। हो सकता है इंस्टॉल करते हुए अगर आपने प्रॉपर स्टेप फॉलो नहीं किए, कोई स्टेप जो बाद में करना था वो आपने पहले कर दिया, तो उसकी वजह से डोमेन आपकी जब दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, चांसेस है। उसका रीजन ये है कि आपने उसके प्रॉपर रिवर्स उस सीक्वेंस में स्टेप नहीं फॉलो किए, तो कुछ स्टेप हो सकता है आपका स्किप हो गया हो। तो जब भी आप दोबारा कोई एक्टिविटी घर में जाके लैब की प्रैक्टिस कर देते, तो उसका रिकमेंडेड सबसे बेस्ट मेथड ये था कि आप दोबारा से उसे एक फ्रेश इंस्टेंस इंस्टॉल कर लें। जब आप, अगर आपने वर्चुअल हार्ड डिस्क फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो उसकी एक बैकअप कॉपी बना लें, उसका इंस्टेंस सेव कर लें। तो जब भी आपको दोबारा से कोई चेंजेस करनी हो, तो जस्ट उसको रीस्टोर करें, तो वो सारी चेंजेस जो आपने की थी इंस्टॉलेशन वो रिमूव हो जाती है। तो रीस्टोर पॉइंट बना लें जिस तरह विंडोज के अंदर आप अक्सर बनाते हैं। तो आज का जो लैब का सेशन है उसका पर्पस ये है कि हमने बैकअप सर्वर किस तरह बनाना है। अगर हमने सर्वर की सिक्योरिटी सेंट्रलाइज कर दी है,
डोमेन कंट्रोलर अपने नेटवर्क पे इंस्टॉल कर दिए, तब सारे क्लाइंट्स उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपका डोमेन कंट्रोलर ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, करप्ट हो जाता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सारे के सारे क्लाइंट्स वर्क करना छोड़ देंगे। ये प्रॉब्लम समझ लगती है। ये डोमेन की सिक्योरिटी, जब सर्वर की आप सिक्योरिटी सेंट्रलाइज करते हैं, कहते हैं अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो उसका ड्रॉबैक ये है कि जब वो सेंट्रलाइज हो जाएगी तो सारे क्लाइंट्स उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। क्लाइंट अपने कंप्यूटर पे लॉगिन होगा, लेकिन वो लॉगिन जो उसको सर्वर अलाउ कर रहा होगा, अकाउंट जो सर्वर के ऊपर बना होगा, तो सर्वर के ऊपर लोड पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सर्वर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका हार्डवेयर या जिसके अंदर रैम अच्छी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क की स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है, वो उसके अंदर ठीक अच्छी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू क्लाइंट कंप्यूटर। ये बात समझ आती। तो आज का हमारा सेशन है कि अगर सर्वर आपका करप्ट हो जाता है तो सारा नेटवर्क आपका डाउन हो जाता है, तो उसका सलूशन है कि हम उसका बैकअप सर्वर किस तरह लगा सकते हैं। यानी मेन सर्वर जैसे ही आपका करप्ट होता है, ऑटोमेटिकली क्लाइंट क्लाइंट को हैंडल करना शुरू कर दे बैकअप सर्वर। क्लाइंट अपना वर्क करना ना छोड़े, ऐसे जिस तरह वो पहले से काम कर रहे थे अब भी उसी तरह वो काम करेंगे, लेकिन बैकअप सर्वर ऑटोमेटिकली उस नेटवर्क का कंट्रोल ले लेगा और मेन सर्वर आपका डाउन हो गया, करप्ट हो गया, अब दोबारा से उसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल करें, सारी चीजें इंस्टॉल करें, तो जैसे ही इंस्टॉल होकर रेडी होगा फिर दोबारा से वो डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। यानी वही स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं जो पहले आपने डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए उसके ऊपर किए थे। तो आज के सेशन में हम देखते हैं कि बैकअप सर्वर विंडोज सर्वर 2008 में किस तरह बनेगा। कोई भी वर्जन हो जाए, सर्वर 2000 हो जाए, सर्वर 2003 हो जाए, 2008 हो जाए, सर्वर 2012 हो जाए, सर्वर 2016 हो जाए, तो सब पे बैकअप बनाने के स्टेप सेम है। ग्राफिकल इंटरफेस में माइनर से डिफरेंस हो सकता है, लेकिन स्टेप्स तमाम एक्टिविटी जितनी आपने की हैं वो सब के सब सेम हो। तो ग्राफिकल इंटरफेस में क्या मीनिंग है कि डिफरेंस हो सकता है, जितने भी अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, आप सर्वर 8 पे काम कर रहे हैं, 12 पे आप चले जाएं, 16 पे चले जाएं, तो उसमें और ज्यादा इजीली आप ये काम कर सकते हैं। तो ऑप्शंस को यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास एक नेटवर्क है, तो उसके यूजर्स के जरिए एक नेटवर्क बना हुआ है। तो इसमें आपके पास 3 क्लाइंट्स हैं, C1 C2 और C3, और एक आपके पास मेन सर्वर लगा हुआ है जिसको आप ये सर्वर कहते हैं, डोमेन कंट्रोलर सर्वर। इस सर्वर का आईपी एड्रेस पोस्ट के पूरे नेटवर्क पे नेटवर्क आपका सेटअप हुआ है, और ये कंप्यूटर है जिसको आप बैकअप सर्वर बनाना चाह रहे हैं। तो इसकी एक कंडीशन है कि अगर आपके पास ये सर्वर 2008 का इंस्टेंस बना हुआ है, तो ये भी सर्वर 2008 का इंस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि बैकअप सर्वर आपका 8 से आप उसको 3 का बना दें। एक केस है, लेकिन आप लोगों को वो लेवल नहीं है। डोमेन जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं, मैं बताता हूँ समझ के, तो ठीक ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये अगर आपके पास सर्वर 2008 से आप इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करते हुए अगर आपने डोमेन, और सेकंड में कहता हूं कि इस कंप्यूटर पे सर्वर 2003 इंस्टॉल है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर पे जब आप डोमेन इंस्टॉल कर रहे थे, तो उस डोमेन का फंक्शनिंग लेवल पूछता है कि आया आपने सर्वर 2008 रखना है, 3 रखना है, 2 रखना है और 2000 रखना है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये बैकअप सर्वर 2003 है, इसमें विंडोज सर्वर 2003 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, इसमें इंस्टॉल तो सर्वर 2008 है, लेकिन डोमेन का फंक्शनिंग लेवल मैंने सर्वर 2003 रखा है इंस्टॉल करते वक्त, वो ऑप्शन पूछता है। तो अगर मैंने 3 रखा है तो फिर इसको इसका बैकअप सर्वर बना सकते हैं। क्लियर है ये बात? अगर मैं कहता हूं कि यहां पे मैंने डोमेन का फंक्शनिंग लेवल सर्वर 2008 रख दिया और सर्वर यहां पे मेरा 2003 का है, तो फिर मैं नहीं बना सकता। लोअर वर्जन के अंदर हायर वर्जन फीचर आप नहीं बना सकते, लेकिन हायर वर्जन के अंदर लोअर वर्जन की बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की ऑप्शन हमेशा होती है। आपने सी शार्प के अंदर प्रोग्राम लिखा, सी शार्प 2012 के अंदर, तो वो आपका 2008
8 में भी चल जाएगा, सी शार्प के वर्जन में, और 5 में भी चल जाएगा। लेकिन जो प्रोग्राम सी शार्प 2005 में लिखा है उससे बहुत कम चांसेस है कि वो 8 या 12 में चले। अगर तो सी 5 में एक मॉड्यूल कॉमन थे जो 8 और 12 में थे तो वो चल जाएगा, बेसिक फंक्शनैलिटी थी। लेकिन अगर एडवांस फंक्शनैलिटी है तो वो नहीं काम होगा। ये प्रॉब्लम से लगा के समझिए। तो अब हमारे पर्पस है कि ये स्पेस पोस्ट का सर्वर 2008 इंस्टॉल है, डोमेन कंट्रोलर है, सिक्योरिटी सेंट्रलाइज्ड की हुई है, ये सर्वर इन सब क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा है। तो आपके केस में क्लाइंट अभी तक एक था, विंडोज एक्सपी थी, तो जितने भी क्लाइंट्स आ जाए उनको डोमेन का मेंबर बनाने का स्टेप है, जैसे उनका अपना आईपी एड्रेस वेरी होता है। तो ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है जो सर्वर के अंदर काम कर रहे हैं। तो इशू ये है कि जब आप बैकअप सर्वर लाएंगे तो पहला काम तो ये है कि इसके पास जो डाटा हो वही इसके पास होना चाहिए, और जो इसके पास डाटा हो वही इसके पास होना चाहिए। आपस में एक दूसरे के साथ ये डाटा शेयर करेंगे ऑटोमेटिकली। तो हमने ये अचीव करने का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है कि अगर इनमें से कोई सर्वर या क्लाइंट डाउन हो जाए तो ये क्लाइंट ऑटोमेटिकली, अगर ये क्लाइंट सारे जीरो जिसके अंदर ऑपरेट कर रहे थे, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया, तो आप क्लाइंट ऑटोमेटिकली लॉग नहीं रहेंगे, लेकिन उनके रिक्वेस्ट को ये सर्वर हैंडल करना शुरू करते हैं। तो बताने का मकसद है कि सेटिंग हमें क्लाइंट वाली साइड में करनी पड़ेगी, आईपी एड्रेस की कुछ सेटिंग हमें फिर इन दोनों सिस्टम में करनी पड़ेगी। याद रखिए सबको, तो मैं कहता हूँ ये डीसी सर्वर है जिसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.1। तो ये डीसी सर्वर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो डीसी सर्वर का आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, जिसका डिफॉल्ट पाथ होता है 255.0.0.0 क्लास A का आईपी एड्रेस है। डिफॉल्ट गेट जिस सर्वर के पास किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है तो क्लाइंट से तो डिफॉल्ट गेट पे सर्वर का आईपी एड्रेस होता है, लेकिन सर्वर खुद से उसके पास रिक्वेस्ट आएगी किसी क्लाइंट की, तो खुद इंतजार करेगा। तो डिफॉल्ट गेट पे फिर इसका क्या हो जाएगा, तो अपना एक आईपी एड्रेस, जिस तरह का डीएनएस सर्वर जिसके पास कोई डीएनएस से रेलेवेंट रिक्वेस्ट आती है तो ये खुद ही रिजॉल्व करेगा। ये खुद ही अपने अंदर जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसको यूज करते हुए यूटिलाइज करेगा। तो अपना डीएनएस सर्वर भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब आईपी एड्रेस कैरी डीएनएस सर्वर क्या होगा, या अल्टरनेट डीएनएस इसको कहा जाता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बैकअप सर्वर, बैकअप सर्वर का आईपी एड्रेस, यानी इसमें से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो रिजॉल्व नहीं कर पाता तो ये फिर रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, रिक्वेस्ट के पास चली जाएगी बैकअप सर्वर के पास। तो बैकअप सर्वर का क्या आईपी एड्रेस इस केस में हमारे 10.1.1.2, तो यहाँ पे फिर बैकअप सर्वर का आईपी एड्रेस आ जाएगा। सबको अब सेकंड इशू है कि एडीसी सर्वर की आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बैकअप सर्वर भी इसको कहा जाता है, सेकेंडरी सर्वर भी कहा जाता है, और मेन सर्वर को आप डीसी सर्वर कहते हैं, डोमेन कंट्रोलर सर्वर और प्राइमरी सर्वर आप इसको कहते हैं। तो एडीसी सर्वर की आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का पहला इसका आईपी एड्रेस होगा जो कि 10.1.1.2 है इस केस में। फिर इसका डिफॉल्ट मास्क आ जाएगा जिस क्लास से बिलोंग करता है आपका आईपी एड्रेस। इस केस में 255.0.0.0 क्लास ए से ये भी बिलोंग करता है। तो डिफॉल्ट गेट फिर आपके पास क्या होगा इसका, अब ये बैकअप सर्वर है, बैकअप सर्वर ने बैकअप लेना है तो मेन सर्वर से लेगा, तो डिफॉल्ट गेट पे इसका क्या हो जाएगा, मेन सर्वर का आईपी एड्रेस। समझ लगी ये बात। और इसी तरह प्राइमरी डीएनएस सर्वर क्या हो जाएगा, फिर मेन सर्वर का आईपी एड्रेस। प्राइमरी डीएनएस में मेन सर्वर का होगा कि इस बैकअप सर्वर ने सारा डाटा लेना ही मेन सर्वर से है, क्योंकि उसका बैकअप ले रहा है, जो मेन सर्वर के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है वो ये खुद कैप्चर कर रहा है, अपने पास ला रहा है। तो प्राइमरी डीएनएस सर्वर भी आपका मेन सर्वर का आईपी एड्रेस हो जाएगा। तो सेकेंडरी डीएनएस आपके पास फिर क्या हो जाएगा, अगर इसको मेन सर्वर डाउन मिलता है, शट डाउन हो जाता है, तो सेकेंडरी फिर ये खुद ही बन जाएगा, तो ये खुद ही अपनी रिक्वेस्ट हैंडल करेगा। तो 10.1.1.2 इस केस में इसका आईपी एड्रेस है,
करेंगे तो इस तरह की दोनों सर्वर की जो भी आपने लेटर्स लिखा हुआ है आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करें तो ये दोनों एंट्री लाजमी है। अगर आप बस ये एंट्री देके छोड़ देते हैं यहाँ तक बैकअप सर्वर की तो स्टैंडर्ड डीएनएस सर्वर में यहाँ पे ये लूप बैक एड्रेस ऐड कर देते हैं जो कि 127.0.0.1 है। ठीक है, तो ये सेटिंग याद रखिए ना सबको। अब लास्ट है ये डीसी सर्वर की भी सेटिंग कर दी, एडीसी सर्वर की भी कर दी। अब क्लाइंट की सेटिंग क्या होगी? क्लाइंट को किस तरह इन दोनों सर्वर का बता रहे हैं कि पहले इस मेन सर्वर से क्लाइंट कम्युनिकेशन करनी है। अगर ये मेन सर्वर इसको डाउन मिलता है तो बैकअप सर्वर पे चला जाए। तो आप इस केस में देखें कि क्लाइंट आपके पास रहेंगे तो इसकी आईपी एड्रेस की सेटिंग क्या है? क्लाइंट 1 ये है तो इस केस में सबका आईपी एड्रेस इसका डिफॉल्ट मास्क जो कि क्लास का था इसकी और डिफॉल्ट गेट इसका क्या होगा? क्लाइंट का डिफॉल्ट गेट में मेन सर्वर का आईपी एड्रेस होगा। और अगर आपके नेटवर्क पे राउटर लगा हुआ है तो फिर राउटर का जो फर्स्ट एग्जिट इंटरफेस बनता है जिसके साथ क्लाइंट अटैच होता है जिस तरह आपने सारी लैब्स में किया है डिफॉल्ट गेट पे। तो वो जब इस केस में सर्वर एस्पेक्ट लगा हुआ है तो सर्वर का आईपी एड्रेस हो जाएगा डिफॉल्ट पे और प्राइमरी डीएनएस सर्वर के आपका क्लाइंट का प्राइमरी डीएनएस सर्वर प्राइमरी डीएनएस का आईपी एड्रेस जो होगा क्लाइंट का वो मेन सर्वर का आईपी एड्रेस होगा। और अगर मेन सर्वर उसको डाउन करता है तो क्लाइंट का जो स्टैंडर्ड डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा? बैकअप का आईपी एड्रेस। या तक क्लियर है सबको? अब इसी तरह सेकंड क्लाइंट जाएंगे तो सेकंड क्लाइंट की बस आईपी एड्रेस चेंज होगा। ठीक है, बाकी सारी सेटिंग सेम रहेगी। थर्ड क्लाइंट पे जाए फोर्थ पे जाए तो सेम लॉजिक अप्लाई होगी। समझ आ गई इस चीज की? तो सबसे पहले दोनों सर्वर के ऊपर जाके आपने जो आपका नेटवर्क सेट हुआ है जब ये लैब करने शुरू करें तो वायरलेस नेटवर्क का मेन विंडो का ऑफ कर दिया करें क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट ने आईपी सेम सेटिंग की हो तो आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना करें। ठीक है, तो अब हर एक स्टूडेंट का अपना मेरे सर्वर का डीसी सर्वर की आईपी एड्रेस सेटिंग हुई है तो वो उसके अकॉर्डिंग रिमूव करेंगे तो ये वाली सेटिंग कर लें। ठीक है, जो भी उसकी बनती है और मेक श्योर करें दोनों कंप्यूटर को दोनों सर्वर को पिंग करके देख लें कि पिंग का रिप्लाई आता है या नहीं। करें जरा 5 का नाम कर दीजिए बैकअप सर्वर के आपने टैग दे दिखाते हैं इसकी आईपी क्या ये खत्म ओके ऐसे इंप्लीमेंट किया ना आईपी कर इसको ओके रिलीज करके इसी रिलीज करके अभी सर क्या कर डीसी सर्वर में क्या करना है पिंग तो हो गया सर्वर सर्वर हो गया क्लाइंट होना सर सर वो डीएचसीपी से ऑटो आईपी पिक कर रही है बैकअप सर्वर में वो किया हुआ है तो कोई इश्यू नहीं है। क्या मतलब मैं समझा क्लाइंट को डीएचसीपी किया हुआ है सर वो सर्वर पे हमने डीएचसीपी इंप्लीमेंट किया था तो जब बैकअप सर्वर चलाया तो उसने ऑटो आईपी उससे डीएचसीपी से ले लिया मेन सर्वर से कोई इश्यू नहीं है लेकिन मेक श्योर करें कि वो सारी अच्छा बैकअप सर्वर के साथ मैनुअल करते हैं। ये देखिए अगर आप डीएचसीपी सर्वर मेन सर्वर पे चल रहे हैं और बैकअप सर्वर आप लगाते हैं तो बैकअप सर्वर में जो क्लाइंट है ना किस्म का डीएचसीपी इसको आईपी एड्रेस दे देगा तो इस केस में अगर आप चाहते हैं मैनुअल आईपी दें तो मैनुअल जाकर सेट कर दें इसका लाजमी नहीं होता अगर आप डीएचसीपी सर्वर से आईपी नहीं लेना चाह रहे तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर लें। इसका डिफॉल्ट गेट क्या देंगे
हम्म, एक वो है ये अपनी आईपी जो बैकअप बनाया उसमें क्या डिफॉल्ट गेटवे इसका मेन सर्वर वो लिखेंगे मेन सर्वर के नीचे से सेकेंडरी में अपना आएगा तब सेंड अल्टरनेट में अपना प्राइमरी में इसका आएगा मेन सर्वर अल्टरनेट में अपना आ गया बैकअप करना है अपना ये नेटवर्क आईडी की बात नहीं कर रहा, जस्ट ले लो आईपी की बनाया बात कर रहा हूँ। नेटवर्क आईडी सब कुछ इसका अपना होगा बस एंड लेफ्ट में सेकेंडरी जी जो गवर्नमेंट है वो जब एसपी का क्या आईपी है वो अगर डॉक्टर का करता हो तो ठीक है उसमें चेंज कर देंगे ये मैंने सारी ये हो सकता है आपका डॉक्टर का करना ही होता है चेक करते हैं दोनों कंप्यूटर से अच्छी तरह बैकअप सर्वर से सर्वर को करें डीसी सर्वर को और डीसी सर्वर से पेन करें बैकअप सर्वर को क्योंकि अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होगी तो बैकअप नहीं होगा नहीं टैक्स उस ना तो डिपार्टमेंट टैक्स हो जाएगा लेकिन जब टैक्स नहीं है उस अगर तो वो बैकअप ले सकते हैं डिपार्टमेंट के लिए नहीं करने के बाद तो डिपार्टमेंट में तो बैकअप से कोई कंसर्न नहीं है जस्ट वो होता है कि पीसी का प्लस मैसेज हो जाएगा रिक्वेस्ट का चेंज ये तो तैयारी सब करना पड़ेगा फाइल्स कुछ चीजें डिपार्टमेंट में जो हम आपस में ये जो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन की है ये सिर्फ रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करके कोऑर्डिनेट होगा या फिर कोई मतलब अपन से बैकअप का वर्ड यूज है बैकअप लेगा अभी देखिएगा अभी देखेंगे आपके पास सर्वर मेन सर्वर पे सेटिंग सारी हुई है अकाउंट्स क्रिएट हुआ है जैसे ही बैकअप सर्वर फुल फिनिशिंग पे आएगा वो सारा डेटा हो स्टार्ट मांगे जब रीस्टार्ट मांगेगा करने में क्यों आया अगर रीस्टार्ट मांगेगा ये काम करेगा करने क्या एक काम जिंदगी में काम ऑटो किया हुआ उसको ऑटो किया हुआ सर्वर का एड्रेस चेंज किया अगेन भी मैंने चेंज किया क्यों तूने चेंज किया नहीं चेंज करना है हाँ इधर भी करने वाला है जब अच्छी बात है वहाँ भी नहीं पिंग हो रहे हैं हम लोग
4 1 ये ठीक है ना? अब फिर पिंक था, पिंक कर हो गया यस सर। पिंक कर दे अच्छी तरह दोनों साइड। ठीक है आगे तो यस सर। यस सर। आप बैकअप सर्वर की बात करें, एडीसी सर्वर हमारी मेन कंट्रोलर ऑलरेडी सेटअप है। अगर किसी स्टूडेंट का मेन कंट्रोलर इंस्टॉल है तो वो इंस्टॉल कर ले जी। सर बैकअप सर्वर में डोमेन, जी बैकअप सर्वर में टाइप है डोमेन बैकअप सर्वर वाला नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ। आइए डॉक्टर डीसी पे डोमेन सर्वर कंट्रोल वहां पे शो करना है। इसमें चिपका देंगे। ये वायरलेस है स्टेट कर रहे हैं। अगर आपने वर्चुअल मशीन का फर्स्ट वर्चुअल मशीन है सर्वर का डीसी सर्वर की वर्चुअल मशीन है, उसके डॉक्टर की टाइप अगर आपने ब्रिज रखी है दोनों साइड पे ब्रिज रखें। एक चीज, दूसरा उसके जब आप ब्रिज टैग करते हैं तो नीचे वो इंटरफेस पूछता है कि आपने वायरलेस टैग करते हैं या सिंपल लैन रखना है इथरनेट वाला जो केबल वाला है। तो अगर आपने एक साइड पे केबल वाला रखा है इंटरनेट जो रियल टेक के नाम से आ रहा है तो दूसरी साइड पे भी केबल वाले ही रखते हैं उसी वर्चुअल मशीन की सेटिंग में। अगर एक साइड पे आपने वर्चुअल मशीन की सेटिंग में वायरलेस रखा है तो दूसरी साइड पे भी वायरलेस रखते हैं। ये अक्सर स्टूडेंट गलत मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप इस सर्वर पे आ जाए बैकअप सर्वर पे सबकी हो रही है ना कम्युनिकेशन। आप बैकअप सर्वर पे आ रहे हैं तो देखें इस सर्वर में इस वाले कंप्यूटर का मेन सर्वर पे जितना भी डाटा है उसका बैकअप लेना है। तो ये सेटिंग हमने कंप्लीट कर ली। अगर ये सेटिंग ना हुई होती इनके आपस में तो बैकअप सर्वर कभी भी आपका इंस्टॉल नहीं हो सकता था। तो हमारी ये सेटिंग हो गई। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हर एक ने अपना प्राइवेट स्टैंडर्ड डीएनएस सर्वर ठीक सेट किया है। तो आज जरा इसकी स्टार्ट पे जाएं। अच्छा पहली चीज करें सर्वर मैनेजर पे चले जाएं। बैकअप सर्वर में आए सर्वर मैनेजर पे चले जाएं तो पहली चीज आपके पास क्या है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल होनी चाहिए। तो सर्वर मैनेजर में जाएं बैकअप सर्वर की एक्टिव डायरेक्टरी रोल पे जाएं ऐड रोल करें और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल कर लें। बैकअप सर्वर पे गए सर्वर मैनेजर पे ऐड फ्लोर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का जस्ट फ्लोर इंस्टॉल कर लें। नहीं यार थोड़ी करते हैं कर दो हो गया इंस्टॉल सबको।
स्टार्ट पे जाए, रन पे लिखे डीसी प्रोमो डॉट एच जो कि डोमेन इंस्टॉल करने की कमांड थी। इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें तो आपके पास कमांड ऑप्शन आती है एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट और सेकंड आपके पास ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट। यहां तक पहुंच गए सारे। यस तो देखिए क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट का मीनिंग है कि हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हम एक नई डोमेन कंट्रोलर बनाने चले जाते हैं, नए किसी सर्वर बनाने चले जाते हैं। तो हमारा अभी का पर्पस है कि हमें बैकअप सर्वर बनाना है। तो बैकअप सर्वर के लिए डोमेन कंट्रोलर तो हमारा ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ है। तो बैकअप सर्वर के केस में जो डोमेन नेम आपका इस सर्वर पे होगा वही नेम यहाँ पे आना चाहिए, तभी बैकअप बनेगा ना। सपोज किया इसका डोमेन नेम है abc.com, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट अपने सिस्टम पे जाके डोमेन कंट्रोलर पे जाके उसकी प्रॉपर्टीज में जाए, जहाँ पे वर्क और डोमेन नेम शो करता है वहां पे चेक कर ले तो उसका डोमेन नेम क्या है। जब हमारे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में भी शो कर देते हैं जहाँ पे होस्ट नेम आ रहा होता है तो वो अपना डोमेन नेम कंप्यूटर का सर्वर का चेक कर ले। तो एग्जिस्टिंग डोमेन में हमने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है क्योंकि हम बैकअप सर्वर बनाने जा रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट वाली सेलेक्ट करें। अब इसके एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट जैसे कि आप सेलेक्ट करते हैं जिसमें दो ऑप्शंस के अंदर इनेबल हो जाती है। पहले आपके पास ऑप्शन है कि ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, जो हमारा अभी रिक्वायर्ड टास्क है। हमने एक नया डोमेन कंट्रोलर ऐड करने जा रहे हैं एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर। तो एग्जिस्टिंग डोमेन के ऑप्शन में जब भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो इट मीन आप एक बैकअप सर्वर बनाने जा रहे हैं। नीचे इसका सेकंड ऑप्शन आ रही है create a new domain in an existing forest. This server will become the first domain controller in the new domain. अगर आप ये सेकंड वाली ऑप्शन चेक करते हैं इस पे जो फर्स्ट वाला चेक बॉक्स है तो उसकी सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये सर्वर चाइल्ड डोमेन बन जाएगा। चाइल्ड डोमेन का क्या पर्पस है कि अगर आपके पास पोस्ट किया, मैं कहता हूँ ये मेन सर्वर है, आप इसको आपने चाइल्ड डोमेन बना दिया। मैं कहता हूँ कि एक लैब है, इस लैब के अंदर इसका एक सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। साथ में लैब है उसके साथ में पीसी से उसको एक स्टैटिक सर्वर हैंडल कर रहा है। अब इन दोनों सर्वर के जो दोनों सर्वर है ये मेन सर्वर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। मेन सर्वर आपका डीसी सर्वर बन जाएगा मेन कंट्रोलर, लेकिन जो दोनों लैब के सर्वर होंगे वो चाइल्ड डोमेन कहलाएंगे, ठीक है। अब चाइल्ड डोमेन का बेनिफिट क्या है कि अगर इस लैब से कोई रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो वो पहले चाइल्ड डोमेन को से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर वो खुद से रिजॉल्व कर देता है तो रिक्वेस्ट उधर से सर्वर से होकर वापस क्लाइंट पे चली जाएगी। दूसरी लैब का कोई किसी रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन की तो उसी लेवल में से होती है उसके चाइल्ड डोमेन वाले सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाएगी। अगर तो वो उसको रिजॉल्व कर सकता है, रिजॉल्व कर देगा तो आप चाइल्ड डोमेन बनाने से क्या बेनिफिट हुआ कि रिक्वेस्ट आपकी लोकल लेवल पे रिजॉल्व हो रही है। समझ आ गई है बात? जहां से अब इस लैब का ये पूरी लैब है, इसका एक हमने चाइल्ड डोमेन सर्वर बनाया हुआ है। तो नॉर्मल केस में अगर आप चाइल्ड डोमेन नहीं बनाते तो दोनों लैब्स के कंप्यूटर की रिक्वेस्ट मेन सर्वर के पास जाएंगी तो मेन सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा। क्लियर है ये बात? नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, आप अपने नेटवर्क के ऊपर किस तरह लोड को बैलेंस कर रहे हैं। अब सर्वर आपके पास अच्छी स्पेसिफिकेशन का नहीं है तो आप उसका इस तरह करें इसका सर्वर बना दें, चाइल्ड डोमेन सर्वर बना दें ताकि लोकल सारी रिक्वेस्ट उधर ही रिजॉल्व हो जाए। अगर मैं कहता हूँ इस लैब में से 30 रिक्वेस्ट आती है लोकल चाइल्ड डोमेन सर्वर के पास, 30 में से 10 जो रिक्वेस्ट थी वो मेन सर्वर की थी,
20 इसने रिजॉल्व कर दी, तो जस्ट एंड रिक्वेस्ट के लिए मेल सर्वर के पास जाएगा। तो मेल सर्वर का लोड कितना कम हो गया तो उसको 20 रिक्वेस्ट हैंडल नहीं करना पड़ी। क्लियर है बात? चाइल्ड मेल का क्या पर्पस होता है? तो हमने एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट की जो ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लीजिए एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। क्लियर है सबको? तो चाइल्ड डोमेन सर्वर जब भी आपको बनाना होगा तो इसमें से सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। चाइल्ड डोमेन किस तरह बनेगी? इस तरह अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास डोमेन है ut.com, ठीक है? तो इसकी चाइल्ड डोमेन को जब आप ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह चाइल्ड डोमेन बनेगी a.ut.com, ठीक है? सेकंड आपके पास चाइल्ड डोमेन सर्वर है b.ut.com। अब ut.com डोमेन किसकी है? डीसी सर्वर की, मेन सर्वर की। जब आप इस कंप्यूटर को चाइल्ड डोमेन सर्वर बनाएंगे, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इस केस में फिर a.ut.com देंगे और सेकंड लाइन के लिए फिर b.ut.com हो जाएगा। तो इट्स मीन ये आपके पास चाइल्ड डोमेन बन जाएगी मेन डोमेन की। क्लियर है सबको ये बात? किसी का कोई इसमें क्वेश्चन? तो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में हमारे पास ऑप्शन सेट की एंड डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन। नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग डोमेन बैकअप सर्वर आप बनाने जा रहे हैं, तो आप ये डोमेन का नाम क्या है? जहां पे नेम आपने स्पेसिफाई करना होगा। तो मैंने अज्यूम किया कि मेरा मेन डोमेन है उसका नेम abc.com है, तो आप अपने मेन सर्वर की डोमेन नेम सेलेक्ट करें और वो यहाँ पे स्पेसिफाई करें मेन सर्वर abc सर्वर। जी बिल्कुल सेम रखेंगे तभी उसका बैकअप सर्वर बन पाएगा। डोमेन जो तेरी बनाई है उसका नेम दे दे। उसमें नीचे डोमेन नेम शो कर रहा होता है। चेक कर लिया सब देख लिया। अब नीचे देखिए क्रेडेंशियल्स पूछ रहा है तो सेट की ऑप्शन पे क्लिक करें। सेट की ऑप्शन पे जाके यूजर नेम पे एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करें ए कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटर मेन डोमेन का नेम। इस सर्वर पे या बैकअप सर्वर पे क्रेडेंशियल्स पूछ रहा है तो यूजर नेम में टाइप करें एडमिनिस्ट्रेटर मेन डोमेन का नेम और पासवर्ड में आपने इस सर्वर का पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है? डोमेन नेम का हर स्क्रीन में पता चल जाता है। वो आपने नेटवर्क में उसके पास सर्वर अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल है, डोमेन नेम दे तो अगर उसको क्रेडेंशियल पता है तभी वो इसका बैकअप सर्वर बन सकता है। तो क्रेडेंशियल का ये इंपॉर्टेंस है। ये क्रेडेंशियल के सर्वर के होंगे मेन सर्वर के, ये पासवर्ड का ना कि इस सर्वर के, क्योंकि हम इस सर्वर को इसका बैकअप सर्वर बनाने जा रहे हैं। तो इस केस में इस सर्वर को इसकी ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। तो administrator@abc.com मेरे केस में, आपके केस में जो भी है और नीचे उसको पासवर्ड दे दें। स्पेसिफाई कर दिया सबने? यस। अच्छा, तो ये चीजें हमें दो चाहिए, ओके करें। नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट जैसे आपका डोमेन ऑप्शन आती है, जो भी आपका डोमेन नेम है फॉरेस्ट डोमेन लिखा है। आप क्या सकते हो? यस। तेरा नहीं है? एडिशन से किसी का क्या है? लर्न अब देखिए सेट पे जाकर बैक करें, फिर बैक करें। सेट पे जाए यूजर नेम दे एडमिनिस्ट्रेटर
domain_name.com, जो भी डोमेन नेम है, पासवर्ड गलत दे दें, गलत पासवर्ड दे दें, तो आप ओके करके नेक्स्ट करें, तो एरर देगा इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड का। ये एरर मैसेज से जो इंटर करवाते हैं उसका पर्पस ये होता है कि आपको उसका रीजन पता चले, हमेशा रिमेंबर रखना फ्यूचर में ये एरर आपको आ सकते हैं। तो आप दोबारा से जाके एरर देख लिया सबने, दोबारा से जाके सेट करें एडमिनिस्ट्रेटर डोमेन नेम दे और पासवर्ड करेक्ट दे दें, ओके करना नेक्स्ट। पिंग कर रहे हैं मेन सर्वर को डिफॉल्ट गेटवे दिया हुआ है, जाता उसके बाद खोल जाती है। अब बोल देते तक मैं अच्छा ये मेरे बोल से तक हो गया यस अब नेक्स्ट करें डिफॉल्ट डैश प्लस डैश साइट डैश नेम, ये विंडो आपके सबके पास है। यस सर। नेक्स्ट करें, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, अब बैकअप सर्वर आप बना रहे हैं, जब आपने मेन सर्वर डीसी सर्वर बनाया था उसमें लिनक्स इंस्टॉल की थी, तो आपने डीएनएस सर्वर और ग्लोबल कैटलॉग सेलेक्ट किया था ना, ठीक है। अब बैकअप सर्वर है तो उसमें भी डीएनएस सर्वर आपका इंस्टॉल होगा, वो ऑप्शन आपने चेक कर ली। डीएनएस का काम क्या है कि होस्ट नेम को आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस को होस्ट नेम में कन्वर्ट करना, या फिर आपने कोई वेबसाइट होस्ट की हुई है तो उसका नेम बेस्ड वेबसाइट को आईपी बेस्ड में कन्वर्ट करना और आईपी को बैक नेम में कन्वर्ट करना। तो डीएनएस हमने चेक कर रहे हैं। सेकंड है आपके पास ग्लोबल कैटलॉग, ये ग्लोबल कैटलॉग ये ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो तभी ये दोनों सर्वर आपस में डाटा सिंक कर पाएंगे। ग्लोबल कैटलॉग का मीनिंग है कि जो डाटा आपका मेन सर्वर पे पड़ा हुआ है वो सारा सिंक होकर इसके पास आ जाए, जो इसके पास पड़ा हुआ है कोई नया डाटा वो सारा सिंक होकर इसके पास आ जाए। तो ये ग्लोबल कैटलॉग की जो ऑप्शन है ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती है कि दोनों सर्वर पे डाटा सेम रहे। क्लियर है? लास्ट ऑप्शन है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का पर्पस है कि अगर आप किसी बंदे को पर्सन को एडमिनिस्ट्रेटर है उसको परमिशन देना दे रहे हैं कि वो उस डोमेन की सारी सेटिंग देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन उनमें चेंजेस कुछ ना कर सके। डाटा उसके पास सारा सामने पड़ा हुआ है, वो जस्ट व्यू कर सकते हैं लेकिन चेंजेस नहीं कर सकता। तो आप इस सर्वर को फिर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर अगर बनाना चाह रहे हैं, आरओडीसी सर्वर बनाना चाह रहे हैं, तो इस केस में जस्ट आप लास्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है ये बात? मैं कहूं कि आपके पास मेन सर्वर चल रहा है, आप उसका रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बैकअप के तौर पे बना दें, यानी एक और इंस्टेंस बना दें जो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर सर्वर हो, उसमें सारे यूजर जो लॉगिन होकर आएगा वो सारी ऑप्शंस तो देख सकते हैं सर्वर की, मेन सर्वर की, लेकिन उनमें चेंजेस कुछ नहीं कर सकता। तो ये आरओडीसी सर्वर कहलाता है। तो इस केस में फिर वो लास्ट वाली ऑप्शन आपकी चेक होती है। तो आप देखिए हम ना तो चाइल्ड डोमेन बना रहे हैं ना आरओडीसी सर्वर बना रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। कुछ ये पूछ रहा होगा यस कर दे, वो अपनी डेटाबेस का रिकॉर्ड कर रहा होगा, ये बाकी सेटिंग सेम है की वाली स्पेस लॉग और वो काफी स्पष्ट होगी। नेक्स्ट करते हैं। अब रीस्टोर व्हाट पासवर्ड, ये पासवर्ड कौन सा आपने रखते हैं? अब ये पासवर्ड कौन सा होता है? जब आप इस सर्वर के ऊपर से एक्टिव डायरेक्टरी है, इसमें बैकअप सर्वर बनाया हुआ है, तो आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रिमूव करने का ये पासवर्ड होता है। तो नॉर्मली पासवर्ड रिमेंबर करना डिफिकल्ट काम होता है, तो मेरी प्रैक्टिस यही है कि जो आपका बैकअप सर्वर होता है, जो मेन सर्वर होता है, जो उसका आईपी एड्रेस होता है इंस्टॉल करते वक्त का वही आप रीइंस्टॉल करते वक्त आप देते हैं। तो
आपका एडीसी सर्वर का जो पासवर्ड है, एडीसी सर्वर का जो पासवर्ड आपने लगाया हुआ है वही पासवर्ड यहाँ पे भी दे दें। याद रखें एक देखें, अगर इसका पासवर्ड पाकिस्तान है, यहाँ पे भी मैं पासवर्ड पाकिस्तान दे देता हूँ, तो ये दोनों सेट आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। समझ आती है बात? उसका रीजन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट तो सब कंप्यूटर पे होता है, तो पासवर्ड से आप चेंज कर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस कंप्यूटर से ऑथेंटिकेशन लेनी है। तो डोमेन की मदद से हुआ तो वो फिर डिफरेंशिएट करता है, और डोमेन नेम 10 सेट हुआ इस केस में देखें बैकअप सर्वर का बना रहे हैं। इधर प्रॉब्लम देखें कि मेन सर्वर है, उसका यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, डोमेन है abc.com, पासवर्ड है पाकिस्तान। अब बैकअप सर्वर जब आप बना रहे हैं तो उसका भी तो यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, डोमेन नेम abc.com ही होगा, यूजर से मैच करेगा। तो पासवर्ड भी इसका अगर आपने पाकिस्तान रख दिया है तो फिर कौन सा सर्वर ऑथेंटिकेट करेगा? क्लियर है बात? तो पासवर्ड हमेशा डिफरेंट रखा करें। तो इस केस में इस सर्वर का जो लॉगिन पासवर्ड आपने रखा हुआ है वो दे दें यहां पे लिस्ट ऑफ फॉर्म है, कुछ नहीं होता, आप डायरेक्ट सेव करता है। डिफरेंट पेशेंट बनाते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए रूल्स है। हो गया सबको? नेक्स्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी रिबूट का इधर रिबूट करना है, ये है इंस्टॉल कर रहे हैं। रिबूट करने के लिए हम चेक करने से ऑटोमेटिकली आप ये काम करें कि एक्सपी कौन सा है, हो सकता है मेमोरी का इशू है, तो एक्सपी को 64 एमबी रैम दे दें, 32 दे दें तब भी चलेगी। एक्सपी पे जाए जरा 32 एमबी की रैम उसको एलोकेट करें, एक्सपी को स्विच ऑफ कर किसी सेटिंग में जाए वर्चुअल मशीन की एक्सपी की, तो रैम के एलोकेशन के ऑप्शन है उसको रिड्यूस करके 32 एमबी कर दें। सिस्टम में जाके चेंज कौन करना फिर नहीं अपने हिसाब लगा रहे हैं ना, 3 चलने चाहिए, 2 पहले चल रही है, टास्क मैनेजर में चेक कर लेंगे इसकी क्या ऑन करने से एक्सपी भी एट अ टाइम ऑन कर रहे हैं, तो मेमोरी का अगर इशू आ रहा है तो वो पहले सर्वर को भी 512 एमबी दे दे, दूसरे को भी 512 एमबी रैम दे दे, तीसरे एक्सपी को 32 एमबी दे दे। तो देखें ये कितनी मैनेज कर सकते हैं, ये 1 जीबी होगी और ये 32 एमबी होगी और 24 और 54 1054 एमबी की रैम में आपने सिंगल सिस्टम ऑन कर दिए, ठीक है। मेन जो आपके पास विंडोज 7 रन हो रही है या 8 रन हो रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 to 6 एमबी रैम देती है, 500 एमबी 600 एमबी, वो आप उसकी टास्क मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं। डोमेन से नहीं करना भाई, तो 600 एमबी अगर मैक्सिमम लेती है तो ये आप उसके अंदर ऐड कर दें। तो देख रही हैं, बताने का मकसद है कि आप इस तरह अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस तरह का इशू आ जाए तो वो इस तरह कैलकुलेट किया करें। क्या होगा अगर आपने इसको 512 के बजाय 256 एमबी दे दिया, आप ऑन करेंगे तो वो क्या देगा कि सर्वर को इनसफिशिएंट मेमोरी असाइन है, तो आप दोबारा से आप इंक्रीज कर दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा।
इससे क्या होगा, इसको मेमोरी मिलेगी तो थोड़ी परफॉर्मेंस स्लो हो किसको दिया था? जाएगी, लेकिन उसको आपका 4 दिया था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टेस्टिंग करनी है, तो वो वेरीफाई हो जाएगी। 1 अदरवाइज आपको 3 लैपटॉप लेने पड़ते हैं, एक पे सर्वर, दूसरे पे सर्वर, तीसरे पे एक्सपी। तो वर्चुअल मशीन में ये सारे टास्क पीसी कराती है कि आपके पास एक ही सिस्टम से सारे काम हो सकते हैं। हो गया सबका? एक मिनट, दोनों सर्वर ये को रिस्टार्ट करने के बाद एचपी पे आ जाए, तो ये सारे सेटिंग करें। एचपी पे लॉगिन होना है, लेकिन किस तरह लॉगिन होना है? लोकल अकाउंट उससे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन हो एचपी के। तो ये सेटिंग है एचपी पे आपने जो कि आपके मेन सर्वर के लॉगिन सेटिंग करनी है वो है। बैकअप सर्वर, मेन सर्वर का आईपी एड्रेस स्कैन भी किया है, जिसका आपका बैकअप सर्वर का आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट मेन सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया। तो आप जाके मेन सर्वर पे एक अकाउंट क्रिएट करें, यूजर अकाउंट। मेन सर्वर पे जाए, एक यूजर अकाउंट क्रिएट करें। जैसे आप क्रिएट कर चुके होंगे, बैकअप सर्वर में जाए तो यूजर कंप्यूटर के ऑप्शन पे जाके देखें, तो वो यूजर अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका होगा। लेकिन अगर आप बैकअप पे यूजर अकाउंट क्रिएट करें तो देखिए मेन पे ऑटोमेटिकली आ चुका होगा। एक्चुअली आप ये सारी सेटिंग देनी है। नहीं अभी नहीं करना, इधर से उधर बनाना है। क्यों नहीं चलेगा तो हम क्या करें? एक मिनट। आपको उसका रीसेट वाला पासवर्ड तो नहीं डिफाइन किया था? वो तो नहीं चेंज किया था, वो सेम इसमें वो कोई पॉलिसी से आप मेन सर्वर पे जाके हो गया है। एक पॉसिबिलिटी है उधर आ जाएगा ऑटोमेटिकली हो थोड़ी ज्यादा दूसरे में जाके चेक कर ले। बन गया था। कोई भी किसी भी तरह का वो देखे मेरे सर्वर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यस सर आ गए हैं। ये चल और पीछे हो। ये देखो हमने 2 यूजर क्रिएट किए हैं। ये देखो ये हम डीसी सर्वर से किया है और ये हमने एडीसी सर्वर से किया है। तो दोनों यहाँ भी शो हो रहे हैं और इधर भी शो होने हैं। वो देखो डीसी और एडीसी ठीक है। यस सर, यस सर।
लॉग ऑफ करने के बाद देखिए अकाउंट सर्वर में है यूजर अकाउंट, ठीक है। एक्सक्यूट लॉग ऑफ करें और उसके बाद मेन सर्वर को शट डाउन करते हैं, मेन सर्वर को शट डाउन करते हैं, यानी वो करप्ट हो गया। यूजर अकाउंट में इंश्योर करते हैं दोनों सर्वर पे एक्सेस करता हो, ये जाहिर सी बात ऑटोमेटिकली बैकअप उसने ले लिया होगा। हो गया मेन सर्वर शट डाउन हो गया, एक्सक्यूट लॉग ऑफ कर दें। अब एक्सक्यूट लॉग लोकेशन में लगा देते हैं, यूजर नेम में आप दे जो अकाउंट आपने बैकअप सर्वर या मेन सर्वर पे बनाया था, ठीक है। वो यूजर अकाउंट है, उसका पासवर्ड देंगे और नीचे डोमेन नेम सेलेक्ट करते हैं जी, तो उसका यूजर नेम है, पासवर्ड है और नीचे डोमेन नेम सेलेक्ट करें। नेक्स्ट की बात करो तो देखिए बता दो हो गया। एक्चुअली तो बड़ी जल्दी होती है यार, तो यार घर में यूजर बेटा भी तो भाई इसको पहले ऑफ करना था मैं इसको, क्यों ताकि पता मैंने चले। डोमेन अब डोमेन ऐड करके किया तो एलसीडी खराब हो गई है। ये क्या हो गया सर, हो गया इधर हो गया उधर हो गया। जी हो गया काम सब। यस सर। तो आप बैकअप सर्वर की स्ट्रेटजी है ना सबको। यस सर। ये जैसे ही मेन सर्वर डाउन हुआ उस पे लोड आ जाएगा, बैकअप डाउन हुआ तो मेन सर्वर खुद ही हैंडल कर रहा होगा, तो फिर आप दो काम हो गया तो तीसरे को भी डाउन कर देंगे। भाई शट का होना क्या है? दोनों डाउन हो जाए तो उसका एक से ज्यादा बैकअप सर्वर हो सकते हैं। डिपेंडेंसी आप इंक्रीज कर रहे हैं ना, अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। हमने नेटवर्क चांसेस इंक्रीज करने के मेथड पढ़े थे कि आप उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर दें, तो अवेलेबिलिटी का यही मतलब है कि अगर मेन सर्वर डाउन है तो बैकअप आप हो जाए, बैकअप भी डाउन है तो उसका भी बैकअप बना दें। यानी मेन सर्वर के एक से ज्यादा बैकअप सर्वर आप बना सकते हैं। तो उसमें होगा क्या कि आप स्पेस ले रहे हैं, रैम ले रहे हैं, प्रोसेसर ले रहे हैं, स्टोरेज ले रहे हैं। यस तो अटेंडेंस ले रहे हैं। अटैक सर्वर पे जाए तो सब फ्रेंड्स बिल्कुल सेम टू सेम से तो मैंने कहीं तीन जगह तुम चक्कर चल ये देखो डिपार्टमेंट चार तो फेस भूल गया बंद होने के बाद सर सर्वर ऑन करो, बैकअप सर्वर ऑन कर मेरा। सर बैकअप सर्वर ऑन करवाया था बैकअप सर्वर ऑन कराया आपने क्या रहने से पहले काम कर रहे हैं।
असाइनमेंट ये है कि बैकअप सर्वर की अनइंस्टॉलेशन करनी है। ये जो आपने अभी इंस्टेंस बनाया है इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, वो स्टेप रिवर्स करते जाएंगे। सेकंड असाइनमेंट ये है कि दोबारा से बैकअप बनाना है, तो जो मर्जी आप मेक सर्वर का डोमेन है ये स्टेप दोबारा से आपको कॉन्फ़िगर करने हैं और रीड ओनली डोमेन सर्वर बनाना है और चाइल्ड डोमेन सर्वर बनाना है। असाइनमेंट ये है कि पहले तो आपने इसको अनइंस्टॉल करना है। Yes, sir. अनइंस्टॉल किस तरह होगा? बैकअप सर्वर वो स्टेप पहले रन पे जाएंगे, जिसी प्रोमो की कमांड देंगे तो वो डिलीट कर जाएंगे। वो कहेगा कि लास्ट मेन कंट्रोलर है अनइंस्टॉलेशन में, तो लास्ट मेन कंट्रोलर तो नहीं है, मेन बैकअप बड़ा है, तो लास्ट मेन कंट्रोलर वाली ऑप्शन को कर चेक करने देंगे। ठीक। तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जाके सर्वर मैनेजर पे जाके जहाँ पे रोल आपने ऐड किया था एक्टिव डायरेक्टरी मेल सर्विसेज का, अब वो ऐड के मुझे रिमूव रोल पे क्लिक करना है, तो एक्टिव डायरेक्टरी मेल सर्विसेज का रोल आपने रिमूव कर देना है। ये पहला असाइनमेंट का टास्क हो गया जिसका सॉल्यूशन मैंने अभी बता रहा हूँ। यस सर। दूसरा आपने ये करना है कि दो इंस्टेंस बनाने हैं, एक मेल सर्वर है उसके दो इंस्टेंस बनाने हैं। पहला इंस्टेंस रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए और दूसरा जो आपके पास है वो चाइल्ड डोमेन सेट होना चाहिए, चाइल्ड डोमेन सर्वर। और डिफरेंशिएट बिटवीन, लिखे जरा, डिफरेंशिएट बिटवीन चाइल्ड डोमेन, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर एंड डोमेन कंट्रोलर। प्रैक्टिकल है ये क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन चाइल्ड डोमेन और डोमेन कंट्रोलर, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर एंड बैकअप सर्वर भी डाल दें। बैकअप सर्वर का ये डिफरेंस है जो मैंने बताया। चार डिफरेंसेस ये जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन आप सर्च करेंगे कि डिटेल तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन एंड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। इंप्लीमेंट चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एंड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर सर्वर। तो ये आपके असाइनमेंट है। सर बैकअप का क्या बताया आपने? बैकअप सर्वर बैकअप सर्वर डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेन कंट्रोलर, बैकअप डोमेन कंट्रोलर, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर एंड चाइल्ड अच्छा।